नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करेंगे। सर, एक चिंताजनक घटना फिर से हुई हमारे एक पड़ोसी देश में, नेपाल में। कल से वहां पे एक कहा जा रहा है कि एक जेन ज़ी प्रोटेस्ट चल रहा है और मुख्यतः जो उसका कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि वहां पे सोशल मीडिया का बैन हो गया और उसकी डेडलाइन आ रही थी और उसलिए एक काठमांडू में लोग इकट्ठा हुए, कुछ बच्चे, और उनके ऊपर कुछ आंसू गैस वैस के गोले छोड़े गए और इसलिए वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया। और फिर बाद में वो करप्शन के खिलाफ और बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती गई। ये सर एक पक्ष है, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं दोनों ही पक्ष विपक्ष में, जो कि अपनी जनता प्रो जनता मानी जाती हैं कि भाई गरीब के लिए उनकी बात करती हैं। वहां पे बेरोजगारी लोग कही जा रही है कि बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया बंद होने से जो ये रील और ये बनाते हैं दिन भर टिकटॉक, उस बिजनेस उस इनकम को लेकर के खतरा था। मैं सर भारत को लेकर के इस पे बाद में सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी जो वहां पे स्थिति है उसके आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अब लगभग वैसी स्थिति नेपाल में, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, लगभग सारे मिनिस्टर्स रिजाइन कर दिया, वहां की पार्लियामेंट में आग लगाई जा चुकी है। ये सब जो स्थिति आती है ये क्यों होती जा रही है हमारे पड़ोसी देशों में? सर, इस पे जरा हम दर्शकों को विस्तार से समझाना चाहेंगे। देखिए, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद में ये भारत का तीसरा पड़ोसी देश है जहां पर ऐसा हुआ है। और श्रीलंका में भी एक तरह से नौजवानों का विद्रोह था। उस विद्रोह की जो मुख्य पब्लिक थी, मुख्य लोग थे, उसमें युवा थे। बांग्लादेश में भी विश्वविद्यालय के छात्र जो कि युवा होते हैं, उनका विद्रोह था। और यहाँ भी आप जिसको जैन जी बोल रहे हैं, ये तो एक तरह का पश्चिम से उधार लिया हुआ संबोधन है। जैन जी मुख्य तौर पर 28 साल की उम्र तक के, 28-30 साल की उम्र तक के जो युवक होते हैं वो सारे के सारे इस विद्रोह में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये तो एक छोटा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आंदोलन शुरू हो और फिर वो लगातार चलता रहे। वो संसद में आग लगा दे, वो हिल्टन होटल में आग लगा दे, वो बिल्कुल एकदम सारे के सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दे और लगातार तहस नहस करता रहे, जबकि 20 लोग उसमें गोली से मारे जा चुके हों और पुलिस ने ताक ताक के सिर में और सीने में गोलियां मारी हों, तब वो कर दे उसमें। तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए जाहिर है कि पहले से तैयारी के बिना ये सब नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत राजनीतिक गतिविधियों में मैंने भी अपने जीवन में भाग लिया है। एक वामपंथी दल का मैं एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूं लंबे अरसे तक। मैं जानता हूं कि वामपंथी लोग किस तरह राजनीति करते हैं, और दक्षिणपंथियों के आंदोलनों को भी मैंने देखा है पत्रकार के तौर पर। जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था वो एक तरह से, उसमें कोई वामपंथी शक्तियां सक्रिय नहीं थी। वो तो मध्यवर्ती लोग भी नहीं थे उसके अंदर। मध्यमार्गी तो पार्टी खिलाफ, कांग्रेस खिलाफ हो रहा था वो आंदोलन। वो भी दक्षिणपंथी शक्तियों का आंदोलन था। भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विवेकानंद फाउंडेशन, बाबा रामदेव, यही सब उसके अंदर सक्रिय थे। तो इसके पीछे जरूर एक योजना होती है और आगे जाकर ये मालूम पड़ेगा कि वो योजना केवल नेपाल के भीतर की शक्तियों द्वारा बनाई गई थी या नेपाल के बाहर की शक्तियां भी उसके अंदर जिम्मेदार थीं, उनका भी हाथ था। जैसे कि बांग्लादेश के बारे में तो मुझे पक्का यकीन है कि वहां अगर अमेरिका का हाथ नहीं होता तो शायद इस तरीके से शेख हसीना की सत्ता को नहीं उखाड़ा जा सकता था। जमीन खुद शेख हसीना के निरंकुश तौर तरीकों नहीं तैयार की थी। जो वन सेक्टर इकोनॉमी थी वहां की, केवल टेक्सटाइल की, जिसके जरिए वहां का जो जीडीपी था वो भारत के जीडीपी से भी बेहतर लगता था बांग्लादेश का है। लेकिन वो ये सब चीजें जिम्मेदार थी उसकी। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई थी। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसके उसके कारण क्या थे। ये सब चीजें जिम्मेदार थी। लेकिन मुख्य बात यही है कि किसी भी विचारधारा के शासक हों, आप नेपाल में मान लीजिए वामपंथी हैं, और आपके बांग्लादेश में तो वामपंथी नहीं थे, वो तो शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की थी। कोई भी हो, मुख्य तौर पर जनता की आकांक्षाओं को आप पूरा नहीं करते हैं। मुख्य तौर पर जो आप सत्ता में होते हैं उसका फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं, और फिर जब उसके खिलाफ आवाज उठती है तो उसका दमन करते हैं, तो लोकतंत्र की कमी भी हो जाती है, लोकतंत्र की किल्लत भी हो जाती है, और इस तरीके से लगातार परिस्थिति बिगड़ती रहती है।
और उसके कारण ये सब विद्रोह होते हैं। छोटे छोटे देश हैं, बहुत छोटी मोटी एक अगर 40-50 हजार लोगों की ही गोलबंदी हो जाए तो वो ही इतनी बड़ी वहां पर लगती है कि उसको वो संभाले नहीं संभलती। और कुछ ऐसा नहीं है कि अगर एक क्षेत्र में गोलबंदी हो रही है, एक क्षेत्र में बगावत है और दूसरे क्षेत्र में नहीं है, तो वो उसको संतुलित कर दे। तो इसलिए वो एक बार परिस्थिति जब बिगड़नी शुरू होती है तो फिर वो बुरी तरीके से बिगड़ती चली जाती है। ये तीनों जगह देखा गया है, श्रीलंका में भी देखा गया है, बांग्लादेश में भी देखा गया है और यहाँ भी देखा गया है। और तीनों जगह शासकों की विफलता, भ्रष्टाचार, अलोकतांत्रिक रवैया, कुशासन, ये बहुत ज्यादा प्रमुखता से सामने आया है। अब आप देखिए, और उसमें राजनीतिक अस्थिरता भी जोड़ दीजिए। अब नेपाल के मामले में पिछले 4 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री हुए। 2021 में जहां तक मेरी जानकारी है, शेर बहादुर देउवा नेपाल के प्रधानमंत्री थे। 2022 में पुष्प कुमार दहल प्रचंड, जो कि माओवादी आंदोलन से निकले हुए थे, वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इस वक्त खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे और अभी खबर आ रही है, अभी मेरे पीछे टीवी चल रहा है, उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया है और वो सेना के हेलीकॉप्टर में बैठाल के उनको वहां से निकाला गया, वरना हो सकता है उनको जो आंदोलनकारियों के कोप का शिकार हो जाना पड़ता। ये स्थिति है। अब उन्होंने गोली वोली चलाकर, अब वो सब प्रमुख खलनायक तो वही बने हुए हैं कि गोली वोली तो उन्होंने ही चलवाई है उन्होंने। तो ये सब जो होता है, ये बहुत भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि इस तरह के जो संदेश आते, मैं इन देशों की कोई भारत से तुलना नहीं कर रहा हूं, भारत की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अलग है, भारत का इतिहास बिल्कुल अलग है, यहाँ का आकार प्रकार एक भिन्नता प्रदान कर देता है भारत को, जो ये देश कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, नेपाल इसलिए और भी ज्यादा चिंताजनक है कि नेपाल एक हिंदू देश है। वहां पर इस तरह से कोई, भारत में जो अल्पसंख्यक दूसरे हैं, नेपाल में वो भी नहीं है, वो पूरी भारत से भी ज्यादा बड़ा हिंदू देश है। और जिस तरह की पूजा अर्चना और आध्यात्मिक जीवन, पूजा पद्धति में हम लोग रहते हैं, उसी तरीके से नेपाल भी रहता है। तो नेपाली समाज और भारतीय समाज में देखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। तो ये स्थिति भारत के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक है। जी नहीं सर, मेरा एक सवाल था, चूंकि आपने कहा कि बाहरी शक्तियों का हाथ के बारे में, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि बाहरी शक्तियों में चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज अमेरिका का कोई इंटरेस्ट क्या होगा, और हमारा तो नहीं, चीन के साथ तो ओली के बहुत अच्छे संबंध थे ज्ञानेश जी, अच्छे संबंध हैं। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि जो जानकारी मिली है, देखिए, भारत नेपाल में कोई भी व्यक्ति जब नया प्रधानमंत्री बनता था तो सबसे पहले भारत की यात्रा करता था। ओली ने वो परंपरा तोड़ दी थी। ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की यात्रा करने के लिए गई थी, भारत की यात्रा, और ओली को भारत विरोधी रवैये के कारण जाना जाता था। चीन के साथ तो उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मेरा सर पॉइंट वही है कि चूंकि क्या किया उन्होंने, शायद कल ऐसा हो रहा था कि उन्होंने जो अमेरिका बेस्ड एप्स हैं, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे जो एप्स हैं वो बैन किए, और जो चाइना का हुआ है टिकटॉक, उसको चलने दिया। और शायद लोगों को ये लगा कि हम लोग पूरी तरीके से चीन के गोद में जाकर बैठने जा रहे हैं, कि ये चीन के ही थ्रू सारा बेनिफिट चीन को देना चाह रहे हैं, हमारे ये इस वाले को काट रहे हैं। लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे कहते हैं कि जब बहुत से तुमने सपना देखा था, तिब्बत ले लिया, उनका कहना था कि हम जो अरुणाचल भी लेंगे, हम लद्दाख भी लेंगे, हम नेपाल भी लेंगे। क्या आपको लगता है कि अब उस रास्ते पे नेपाल जा रहा है, जब चीन धीरे धीरे उसको कब्जा ना भी करे अगर प्रैक्टिकली, तो वर्चुअली वो एक तरीके से चीन का ही पिट्ठू बन जाएगा और भारत से उसके रिश्ते खत्म हो जाएंगे? ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है भारत के लिए। तो ज्ञानेश जी, वो पहले ही से बना हुआ है। नेपाल जो है वो चीन का पिट्ठू बना हुआ है। दक्षिण एशिया के अंदर जो चीन का प्रभाव क्षेत्र है, उसमें नेपाल पहले से ही शामिल है, और नेपाल काफी भारत विरोधी देश बन चुका है। और इस बात की उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की कि भारत में भी बहुसंख्या हिंदू है और नेपाल तो पूरा का पूरा ही हिंदू है, इस बात की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। यानी अगर आप दोनों देशों का धर्म एक है, एक तरह से देखा जाए, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में मित्र हों। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इस्लाम पाकिस्तान को एक नहीं रख पाया था, और पूरे यूरोप में जो देश हैं वो सारे के सारे ईसाई देश हैं, लेकिन सब वो अलग अलग देश हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई देश दूसरे देश में मिल जाना चाहता हो। तो नेपाल पहले से ही चीनी पिट्ठू है, और
जो नई परिस्थितियां हैं, जो भी नया शासक बनेगा, कौन बनेगा भी कोई कुछ नहीं कह सकता, तो चीन के प्रभाव में वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको चीन की ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी और भी ज्यादा चीन के प्रभाव में रहेगा। जी। इसमें इसमें सर मैं इसमें इसमें एक्चुअली जो मुझे बात बहुत चिंताजनक लगती है, उसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं, वो ये है कि भारत को कुछ नहीं पता रहता है कि उसके पड़ोसी देश में कब कहां क्या होगा। ये लोग किसी भी किस्म का कोई पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ रहते हैं। अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, भारत के जो जासूसी संस्थाएं थी, भारत का जो विदेश मंत्रालय था, वो नहीं कोई अंदाज लगा पाया। माले में जब भारत हुआ था तो भारत कुछ भी अंदाज नहीं लगा पाया। श्रीलंका में जब वहां पे बगावत हुई, भारत को पहले से कोई अंदाज नहीं था। बांग्लादेश में तो स्थिति ये थी कि ढाका में बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर वहां पर रहते थे, और यहां तक कि वो शेख हसीना के प्रशासन से काफी गहराई के साथ जुड़े हुए थे, उस प्रशासन की मदद भी करते थे। उनको भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाए, यहां तक कि वो भी शेख हसीना को किसी किस्म की कोई चेतावनी नहीं दे पाएगा आपके खिलाफ ये सब होने वाला है। तो ये इन भारत में पूरा जो इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा विदेश मंत्रालय है, इतनी बड़ी बड़ी जासूसी संस्थाएं हैं, जिनके बारे में आजकल सीरियल बनते हैं, फिल्में बनती हैं कि वो कितने जबरदस्त किस्म के जासूस हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी तो आपके जो भारत के मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने अपने ऊपर एक पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म में सीरियल ही बना दिया है, उसका नाम ही है सलाहकार। जी, उसके साथ शूटिंग लखनऊ में हुई है। हाँ, तो उसमें ने कितना बड़ा पराक्रमी और वो सब वीर बताया गया है। लेकिन इन लोगों की तो जो पोल पट्टी है बहुत बुरी तरह खुली है पिछले दिनों। जी। सर अब मैं सर जरा एक भारत के रिलेटेड एक और बात पूछ लूं कि कल से जो ये मोदी समर्थक मीडिया है और बाकी जो इनका इकोसिस्टम है, वो लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि भारत में मोदी जी हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मेरा सर सवाल ये है कि क्या ये इसलिए नहीं होगा कि हम मोदी जी हैं, या हमारे फोरफादर्स ने जो हमारे देश की नींव रखी, जो संविधान बनाया है, या जो डेमोक्रेसी हमारी पकी है इतने सालों में, हम लोग इतने मेच्योर हुए हैं कि हमारे यहाँ भिन्नताएं हैं, नहीं होता ऐसा हमारे यहाँ कोई इस टाइप का ट्रिगर पॉइंट नहीं तो पूरे देश में कोई चल पड़े और दिल्ली जाकर के संसद भवन में घुस जाए। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। इसका श्रेय सर मोदी जी को आप देना चाहेंगे या हमारे फोर फादर्स को देना चाहेंगे कि वैसी प्रथा बना गए हैं कि ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी ने पिछले 11 साल में जिस तरह इस देश की हुकूमत चलाई है, उससे इस तरह का भारत में भी होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। ये एक अपने आप में एक टिप्पणी है इस पूरे रवैये के ऊपर कि जब भारत के पड़ोसी छोटे छोटे देशों में ये हो रहा है, तो भारत में सत्ता समर्थकों को ये बात कहनी पड़ रही है कि भारत में नहीं होगा ये। आखिरकार उन्हें ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? उन्हें ये बात इसीलिए कहनी पड़ रही है कि कहीं लोग ये अंदाजा ये विश्लेषण न शुरू कर दें कि भारत में भी इस तरह की परिस्थितियां तो नहीं बन रही हैं। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, कुशासन और लोकतंत्र की कमी, ये चारों समस्याएं इन तीनों देशों में जो हुआ है उसकी जड़ में है, और ये चारों समस्याएं भारत के अंदर भी मौजूद हैं। बस फर्क ये है कि भारत की जो विशालता है, उसकी जो विविधता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था का एक बहुमुखी स्वरूप है, और जो सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है, उस नाराजगी को थोड़ा सा नाराजगी के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करने वाली बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से ये बचे हुए हैं। स्थिति यह है कि अगर एक प्रदेश में बगावत के हालात हैं तो बाकी प्रदेशों में बगावत के हालात नहीं है, तो एक प्रदेश की बगावत से कोई काम चलने वाला नहीं है। और जो भारतीय सेना है उसका पूरा किरदार गैर राजनीतिक है, इसलिए उधर से कोई खतरा नहीं है मुझे, इसलिए भारत बचा हुआ है। मोदी जी ने तो इन ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है, जिनकी वजह से भारत का ऐसा हाल होने के अंदेशे हैं, जिनके ऊपर बाकायदा विचार किया जा सकता है और इस बात का खतरा सामने दिखाई पड़ता है। जी। सर अब मैं अगला सवाल जरा बिहार और वहां का जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू था उस पर कर लूं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जो अब आधार है उसको उनको 12वां कागज मानना ही पड़ेगा। ज्यादातर लोगों की यही शिकायत थी कि आधार को नहीं मान रहे हैं। 2 बार सजेस्ट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग मान रहा था, नहीं मान रहा था।
फाइनली उन्होंने ऑर्डर में लिखवा दिया कि आप इसको 12वां वो करके आज डिक्लेयर करना है उनको कि हाँ ये 12वां कागज माना जाएगा। मैं सर बिहार एसआईआर पे दो बातें हैं कि इस पूरी एक्सरसाइज का नतीजा आप क्या देखते हैं कि मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ सॉल्व कर दिया है या भाजपा इसको अपना अतिक्रमण करने में कामयाब होगी? दूसरा सर, जो मोदी जी का एक स्टाइल है, अब उन्होंने चुनाव प्रचार को गाली और मां पर ला दिया है। अब वो मां का दूसरी बार श्राद्ध और तर्पण भी करने जा रहे हैं, पिंडदान। इससे साबित होता है कि शायद बिहार में कोई मुद्दा है नहीं उनके पास करने के लिए, अदरवाइज कुछ और बात करते। मैं सर पूरा बिहार के एक सिनेरियो पे समझना चाहूंगा कि वो जनता जागरूक हो गई है, एसआईआर अपना नाम फिर से डलवा लेगी आधार के माध्यम से, और मोदी जी के पास क्या मुद्दे हैं इस समय? देखिए, मोदी जी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो मां का प्रश्न ला रहे हैं बीच में। जबकि मुझे लगता ये है कि अभी तक बिहार में जो मां का सवाल उठाया गया है वो पूरी तरीके से बूमरैंग कर गया है, कोई उसको कर नहीं रहा है। और ये भाजपा वालों की भी समझ में आ गया। आप भाजपा वालों से निजी तौर पे बातचीत कीजिए, वो मानते हैं कि नहीं, ये चीज जो है हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी को ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा मानना है कि मोदी जी इस मां वाले सवाल से कुछ अपनी पार्टी की कतारों में और एनडीए की कतारों में जो ठंडापन आ गया था, जो साफ दिखाई पड़ रहा था कि जब वोटर अधिकार यात्रा 17 तारीख को शुरू हुई तो 12-13 दिन तक उसके खिलाफ कुछ कहने और बोलने करने के लिए इन लोगों के पास नहीं था। तो मोदी जी ने फिर अपनी मां वाला सवाल उठाया, इसकी वजह से इन लोगों को कुछ करने बोलने कहने के लिए इनके पास हुआ। तो इनकी जो कतारें हैं वो सक्रिय हुई, उनमें कुछ गर्मी आई, मतलब एक तरह से वो तैयार हुई। ये स्थिति तो वहां पे है। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो एनडीए है, एनडीए के भीतर तकरीबन एक तरह के स्प्लिट की स्थिति बन गई है वहां पर। वो स्प्लिट औपचारिक रूप से घोषित नहीं है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, ये दोनों एक रहस्यपूर्ण किस्म का इन दोनों के बीच में संबंध है, जो 2020 के चुनाव में भी दिखाई पड़ा था और एक बार फिर से दिखाई पड़ने लगा है। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं दूसरी तरफ, और नीतीश कुमार हैं, ये लोग दूसरी तरफ हैं। और जो चिराग पासवान और भाजपा को छोड़ दिया जाए, एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की रक्षा किसी तरीके से करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद में सत्ता पर पूरी तरीके से काबिज हो जाए और बाकी दलों और भाजपा के बीच में जो एक बफर जोन हुआ करता था, इसमें नीतीश कुमार रहते थे, वो बफर जोन पूरी तरीके से खत्म हो जाए और सीधे सीधे फिर भाजपा हो जाए। और नीतीश कुमार खत्म हुए तो धीरे धीरे उनकी पार्टी भी भाजपा में चली जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के दल में इस तरह के बहुत से लोग सक्रिय हैं। इसीलिए न केवल नीतीश कुमार के दल के भीतर से बल्कि उनके दल के बाहर से ये मांग उठ रही है कि भाई नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो उनको उत्तराधिकार उनका बाकायदा औपचारिक रूप से सौंपा जाए। कौन उठा रहे हैं मांग? ये उपेंद्र कुशवाहा मांग उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरी मांग के बहुत ज्यादा समर्थक खुद जेडीयू में मौजूद हैं। यानी जो पार्टी के बाहर खड़ा हुआ बंदा है वो पार्टी के बारे में बयान दे रहा है कि उत्तराधिकारी बनना चाहिए, और इसका जो बात मैं कह रहा हूं उसके समर्थक वहां भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए में कौन है। वो सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर नीतीश कुमार का पत्ता इस बार अमित शाह ने साफ कर दिया, जिसके लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है, तो फिर बिहार की राजनीति जिस तरीके से अभी तक होती थी उस तरीके से नहीं हो पाएगी और न सीधे सीधे भाजपा से टकराना पड़ेगा और भाजपा धीरे धीरे इन छोटे मोटे दलों को निगल जाएगी। सबसे पहले वो जनता दल यूनाइटेड को निकलेगी। भाई नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो उनको एक पैसिफाई करने के लिए, चुप रहने के लिए, हो सकता है उनके बेटे को कोई बड़ा मंत्री पद दे दिया जाए या उप मुख्यमंत्री भी बनाया सकता है। थोड़े दिनों के लिए जेडीयू चुप रहेगा, ललन सिंह वगैरह सब बीजेपी की उसके अंदर एजेंट हैं, वो धीरे धीरे करके सब मामला बीजेपी में चला जाएगा और बीजेपी की जो एक छवि है वहां पर ब्राह्मण बनिया पार्टी की, ऊंची जातियों की पार्टी की, तो बीजेपी काफी दिनों से कोशिश भी कर रही है। तो वो जो ईबीसी वोट है उनको बाकायदा जनता दल यूनाइटेड को का जो अनौपचारिक और अघोषित विलय होगा भारतीय जनता पार्टी में, उसके जरिए वो अपना जनाधार वहां पर विस्तृत करेगी। फिर उसकी निगाह जीतन राम मांझी भी जाए। ये सब पार्टियां बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत आरक्षित किस्म की पार्टियां हैं। ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में तो टिकी रह सकती नहीं जमीन पर, भाजपा जब आ जाएगी तो ये रह भी नहीं पाएंगी, इनका अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। इसलिए वो सब लोग बहुत डरे हुए हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से नीतीश कुमार बने रहे, वो अपनी जगह से ना हिलें। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, बहुत बड़ा संकट, राजनीतिक संकट है, जो कि जनता दल जो कि एनडीए के अंदर दिखाई पड़ रहा है।
अब इसमें मोदी जी ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी नहीं सर, मैं इसको थोड़ा एक और सवाल पूछूंगा कि ऐसा शुरू में लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं, तो शायद ये लग रहा था कि अब इनकी पारी खत्म है और बीजेपी अब जो भी सीटें देगी जेडीयू को कुछ 43 या 45 सीट ऑलरेडी विधायक हैं उनके, तो उस पर करके उनको 70 80 90 सीट पर निपटा देगी बीजेपी। अब ये जिस तरीके का रेजिलियंस दिखा रही है जेडीयू के, हमें भाजपा से एक सीट ज्यादा चाहिए सीट बंटवारे में, हमें एक सीट ज्यादा चाहिए उनसे। 15% का वोट है सर जेडीयू के पास, वो भाजपा से कह रही है कि हमें एक सीट ज्यादा चाहिए। पशुपति पारस ने कल या परसों बोला है कि ये मुझे लग रहा है कि चुनाव आते आते ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन सर क्या ये सच बात नहीं है कि मोदी जी भी डिपेंडेंट है नीतीश कुमार की सीटों पर केंद्र में, और नीतीश कुमार भी 15% वोट लेकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी जेडीयू मिलकर कुछ नहीं कर पाएगी। इसकी सर संभावना क्या नहीं है कि कैसे भी करके जहर का घूंट पी के दोनों लोग साथ रहे चुनाव में? राजनीतिक परिस्थिति का आप कैसे आकलन करते हैं, ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपकी निगाह क्या है। आपको जितने वोट मिले हैं वो आपके वोट हैं, या जितने वोट आपको अतीत में मिलते रहे हैं, जो कुल मिलाकर आपका दावा रहा है, जो आपका कैचमेंट एरिया रहा है, वो आपके वोट हैं। अब आपको मान लीजिए 15% वोट मिला है, तो आपका जो आपकी सीटें काटना चाहता है आपको तो 15% मिला है, लेकिन वो तो पिछले चुनाव में 15% मिला था। क्यों मिला था ये भाजपा भी जानती है। वो इसलिए मिला था क्योंकि नीतीश कुमार की कटाई छटाई चिराग पासवान के जरिए करवाई गई थी। तो भाजपा खुद भी जानती है नीतीश कुमार 15% वोटों वाले नेता नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार 15% से ज्यादा वोटों वाले नेता है। अगर केवल 15% वाले नेता होते तो फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हें बराबर की सीटें क्यों देती। और अभी भी जो अघोषित खबरें आ रही हैं, जो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो उसमें नीतीश कुमार और भाजपा को बराबर की सीटें मिलने का ही फार्मूला है। वहां पर एक सीट ज्यादा मिले न मिले, लेकिन बराबर की सीटें तो मिलनी लगभग तय हैं दोनों के बीच में, और उसके अंदर कोई अब किसी को संदेह नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी को आज की तारीख में लगता है कि चुनाव तो वो नहीं लड़ सकते नीतीश कुमार को साथ लिए बिना। चुनाव तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। उनका हथकंडा यह है कि चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये उनका हथकंडा है। यानी महाराष्ट्र का पैटर्न टिकट के बंटवारे में लागू करने का जो उनका इरादा था, वो इरादा तो उनका पराजित हो गया भाजपा का। लेकिन चुनाव के बाद में महाराष्ट्र के पैटर्न को क्या वो लागू कर पाएंगे बिहार में, वो इरादा अभी भी उनका कायम है। तो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, और उसके खिलाफ ये पेशबंदी हो रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा के जरिए जो पेशबंदी हो रही है, और इस पेशबंदी में खामोशी से नीतीश कुमार भी उनका साथ दे रहे हैं। जी सर, मैं एक आखिरी सवाल कर लूं। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है सर आज, तो एज एक्सपेक्टेड शायद उसमें जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो वोटिंग अभी चली रही है, लेकिन एनडीए के कैंडिडेट भी सुदर्शन जी जीत जाएंगे, उसमें कोई ऐसी कोई नया मोड़ नहीं आने वाला है। लेकिन सर उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात सर आज क्या हुई कि वहां पर राहुल गांधी जी प्रकट हो गए वोट देने के लिए। कल बहुत सारी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे कि वो मलेशिया चले गए और लंकावी आइलैंड पे जो है देखिए छुट्टियां मना रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहने लगे कि नहीं नहीं भाजपा के नेता कि इनको तो पंजाब में होना चाहिए, वो देखिए छुट्टी मनाने चले गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये पूरे राइट विंग के एक इकोसिस्टम के पेट में दर्द शुरू हो गया कि वो छुट्टी मनाने कहे चले गए। देखिए मोदी तो गरीब घर से आते हैं, इसलिए छुट्टी लेना उनके तो फितरत में नहीं है, नहीं तो कमाएंगे क्या, तो खाएंगे क्या। मोदी राहुल गांधी इतने बड़े परिवार से आते हैं। ये सर करके क्या राहुल गांधी का छुट्टी लेना फायदेमंद है? कि जनता को लगता है एक सामान्य आदमी ऐसा ही होना चाहिए, 3-4 महीने बाद एक 3-4 दिन का ब्रेक लिया जा सकता है, या सबको चाहिए कि नहीं मोदी ऐसा चलो कि 18 घंटे काम करो, नतीजा चाहे कुछ भी ना हो निकलता हो। राहुल गांधी सर विदेशी दौरे पे भाजपा को इतनी परेशानी क्यों होती है? देखिए राहुल गांधी वो पुराने वाले राहुल गांधी नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो नरेंद्र मोदी की तरह ही 24 घंटे के पॉलिटिशियन है, और जितने जनता के साथ जितने निकट संपर्क में राहुल गांधी रहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, उतने निकट संपर्क में तो नरेंद्र मोदी जीवन में कभी नहीं रहे। शायद तब रहे होंगे जब उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था और सत्ता का उन्होंने स्वाद भी नहीं चखा था, तो उस वक्त वो भाजपा के महासचिव के तौर पर उन्होंने जो काम किया होगा उसमें रहे होंगे वो कार्यकर्ताओं और जनता के निकट संपर्क में, मैं ये मान सकता हूँ। और उस वक्त जो उनकी जीवन शैली थी, जिस तरह से रहते रहते थे, उससे लगता भी है कि शायद तब रहे होंगे। लेकिन एक बार जब वो सत्ताधारी हो गए उसके बाद तो उन्होंने लगातार जनता से दूरी बना के रखी है, और उन्होंने एक खास तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की है नरेंद्र मोदी ने, कि जनता से दूरी बनाकर रखो,
लेकिन तरह तरह के दूसरे जरियों से जनता में अपने संदेश पहुंचाते रहो, और और सत्ता को किस तरीके से, सत्ता का जो सातत्य है, मतलब सत्ता की निरंतरता है, वो किस तरह कायम रखी जाए, इसके ऊपर बड़ी भारी महारत नरेंद्र मोदी की है। राहुल गांधी, विपक्ष की राजनीति कैसे होती है, कैसे होनी चाहिए विपक्ष की राजनीति, इसका नमूना बहुत मुद्दतों बाद अगर मैंने किसी को पेश करते हुए देखा है तो वो राहुल गांधी है। मुझे याद है उन दिनों में नया नया ही मैंने राजनीति को देखना समझना शुरू किया था। समाजवादी लोग किस तरह विपक्ष की राजनीति करते थे, खुद जनसंघ के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी कैसे विपक्ष की राजनीति करते थे। राहुल गांधी का तरीका अलग है बिल्कुल उससे। आजादी के बाद इस वक्त देश में जो विपक्ष है सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और ये भी हम लोगों को राहुल गांधी को श्रेय देना पड़ेगा कि उन्हीं के नेतृत्व में भारत में लोकतांत्रिक विपक्ष इतना शक्तिशाली हुआ है। जिन लीजेंडरी, मतलब जो किंवदंती पुरुष थे विपक्षी नेता, हम लोग उनकी बातें बहुत करते हैं, डॉक्टर लोहिया की और कई लोगों की बातें करते हैं हम लोग, जॉर्ज फर्नांडिस की, फलाना फलाना बहुत सी बातें करते हैं, कम्युनिस्ट नेताओं का जिक्र करते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि अगर विपक्षी नेताओं की एक वो बनाई जाएगी, सूची बनाई जाए, तो इन पुराने दिग्गजों से भी ऊपर राहुल गांधी का नाम रखना पड़ेगा। हो सकता है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर लोहिया ऐसी विद्वत्ता उनके अंदर ना हो, नहीं होगी। डॉक्टर लोहिया तो बहुत विद्वान व्यक्ति भी थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति के ऊपर जो पकड़ राहुल गांधी ने दिखाई है वो आश्चर्यजनक है। कभी भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो कम से कम नहीं थी उम्मीद कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करेंगे, इस तरीके से आंदोलन करेंगे, इस तरीके से जनता को संबोधित करेंगे, इस तरह से वो बड़ी भीड़ों का नेतृत्व करेंगे, आंदोलनकारी भीड़ों का नेतृत्व करेंगे, जुलूसों का नेतृत्व करेंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे, इस तरीके से वो केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलेंगे और लगातार अपनी बात को बुलंद करेंगे। इस तरह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ये सब मेरे लिए बड़ा अद्भुत है, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है और बड़ा दिलचस्प है कि ये सब मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा है। वरना मैं तो ये मान के बैठा था कि शायद ही भारत को एक अच्छा विपक्षी नेता शायद ही कभी मिले, लेकिन मिल गया है, और वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने आप को लगातार स्थापित करता चला जा रहा है। ये चीज नरेंद्र मोदी वगैरह के लिए बहुत चिंताजनक है। जी, मैं सर बस एक आखिरी सवाल कर लूं, चूंकि अभी 2 मिनट का समय बचा है मेरे पास। आपको याद हो सर, तो राहुल गांधी की जाति को लेके, उनके गोत्र को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और जनेऊ शायद धारण करते होंगे, लेकिन वो जहां तक लगता है वो हिंदू धर्म को पालन करते हैं। लेकिन भाजपा ने एक ऐसा वो बनाया उनके बारे में कि नहीं नहीं, उनके दादा पारसी थे, माँ क्रिश्चियन है, तो वो उनका कोई वो है नहीं, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। शायद ये उनके फेवर में जा रहा है कि जब वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो चाहे दलित हो चाहे वो ओबीसी हो, वो उनको उस ब्राह्मण की तरह नहीं मान सकता है। और ये खुद बीजेपी ने एस्टेब्लिश किया है कि वो ना ब्राह्मण है ना दलित है, वो एक कुछ ग्लोबल सिटीजन टाइप चीज है। और इसीलिए शायद वो इतने कन्विक्शन के साथ बात भी कर पाते हैं सामाजिक न्याय की, कि हम दलितों और आदिवासियों और ओबीसी के साथ खड़े हुए हैं। इस पे जरा इस नैरेटिव का क्या फायदा हुआ भाजपा को, राहुल गांधी को? देखिए, जो छोटे स्तर के नेता होते हैं, जिला स्तर के या मान लीजिए प्रदेश स्तर के, मझोले वाले छोटे स्तर के नेता होते हैं, वो अपनी जाति और समुदाय से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए उनको वोट भी मिलते हैं, वो उनकी गोलबंदी भी उसी तरीके से करते हैं। लेकिन जब नेता बड़ा हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच ही नहीं सकता अगर वो किसी एक जाति और किसी समुदाय के साथ ही उसकी पहचान जुड़ी रहे। अब नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कहते हैं कि भाई वो पिछड़े समाज से आए हैं, लेकिन भारत का बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग भी उनको अपना नेता मानता है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी तो खुद नहीं है ही ब्राह्मण, वो ब्राह्मण समाज में पैदा नहीं हुए, खुद कहते हैं कि देखो भाई मैं तो पिछड़े वर्ग से आया हूं। लेकिन जो ऊंची जातियां हैं नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती हैं। और जो बीजेपी वाले राहुल गांधी के ऊपर ये खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत की ऊंची जातियों के समाज में अगर एक आंख उनकी नरेंद्र मोदी पे टिकी है, दूसरी आंख राहुल गांधी पे टिकी हुई है, खासतौर से ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज अभी इस बात को लेकर थोड़ा सा फिरंट है कि भाई ये इन्होंने 2 बड़े यादव नेताओं के साथ गठजोड़ कर रखा है और बिहार और उत्तर प्रदेश में ये उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनकी राजनीति जो है उनको मुख्यमंत्री पद पे बैठा देगी, इसलिए ब्राह्मण थोड़ा सा चौंका हुआ है। लेकिन चौंके रहने के साथ साथ वो निरंतर इस बात पे विचार कर रहा है कि राहुल गांधी को अपना नेता मान ले,
उत्तर प्रदेश में भी कर रहा है, मुझे मुझे दिखाई पड़ रहा है, मेरे पास सूचनाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने नेता मान लिया है, अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन उसकी एक आंख अगर मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी पे टिकी हुई है, तो दूसरी आंख से वो राहुल गांधी को लगातार देख और परख रहा है। बीजेपी हक्की बक्की रह जाएगी उस दिन, जिस दिन उसकी उस दूसरी आंख ने राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया। इनके पास ना ओबीसी वोट रहेंगे और ना ही ब्राह्मण वोट इनके पास रहेंगे। इनकी हालत वो हो जाएगी जो कि 19% से नीचे वोट आ गए थे जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश में, उस हालत में बीजेपी वाले पलक पलक झपकते हुए पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और वहां अगर पहुंच गए तो बाकी जगहों पे भी वहीं पहुंच जाएंगे ये। तो इसलिए इन लोगों को ये राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने जो वितंडा फैला रखा है बेकार किस्म का, जिसपे अब कोई यकीन नहीं करते। एक जमाना था जब उसका वक्त था, वो वक्त निकल चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ कही जाने वाली इस बातों पे कोई यकीन नहीं करता। जी, तो सर आज के लिए समय इतना ही था, और नेपाल की स्थिति चिंताजनक है। भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए, ना होगा। वैसे मैं मानता हूं सर कि सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं जिसपे सड़क पे दौड़ाए जाने चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ वो प्रथा नहीं है तो यहाँ नहीं होगा, ना हो तो अच्छा है। लेकिन डिस्ट्रेस है, जनता में नाराजगी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, वो वोट के जरिए से दिखाती जनता। बहरहाल आज के लिए सर इतना ही, और आपको बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।